बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट था, उसके अकॉर्डिंग प्लैंक ने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, और उन पार्टिकल को उन्होंने बोला क्वांटा, जिन्हें हम लोग अब बोलते हैं फोटॉन्स। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट हैव डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल जो है लाइट के, जिन्हें हम लोग बोल रहे हैं क्वांटा या फोटॉन, और हर एक फोटॉन की एक फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, एक फिक्स पैकेट ऑफ मोमेंटा होता है, राइट। तो हम आपको बता दें जरा, एक फोटॉन का, मान लीजिए हम ऐसे बोलें ये लाइट आ रहा है, तो ये लाइट को प्लैंक ने कलेक्शन ऑफ पार्टिकल बताया, और इन पार्टिकल का नाम रखा क्वांटा, जिन्हें हम लोग बोल रहे हैं फोटॉन। और हर एक फोटॉन की एनर्जी, हर एक फोटॉन का एनर्जी का एक फिक्स पैकेट होगा, E बराबर एच न्यू, जहां पर एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, या फिर एच सी बाई लैम्डा, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, जहां पे न्यू हमारी लाइट का फ्रीक्वेंसी है, ये लैम्डा उस लाइट के वेव नेचर का वेवलेंथ है। ये ध्यान देना, ये लैम्डा जो है ये वेव नेचर का वेवलेंथ है, और ये जो एनर्जी है ये फोटॉन की एनर्जी है। फोटॉन का जो मोमेंटम होता है वो होता है एच बाई लैम्डा। एच बाई लैम्डा को हम बोल सकते हैं ई बाई सी, राइट। तो हर एक फोटॉन का एनर्जी का पैकेट होगा एच न्यू, जहां पे न्यू हमारे उस लाइट का फ्रीक्वेंसी, या एच सी बाई लैम्डा, जहां पे लैम्डा हमारी लाइट का वेवलेंथ। तो लैम्डा हमारा वेव नेचर का वेवलेंथ है, जबकि एनर्जी पार्टिकल नेचर की फोटॉन की एनर्जी है। ये फोटॉन का मोमेंटम है एच बाई लैम्डा या फिर ई बाई सी, राइट। अब समझो जरा, हम लोग जब इस फोटॉन की एनर्जी निकाला करेंगे E बराबर एच सी बाई लैम्डा, तो इसको लिखने का हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। 1242 एच और सी की वैल्यू रखने पर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में न्यूमेरिकल जब करेंगे वहां पे फायदा करेगा, और नीचे लैम्डा को हम लोग रखेंगे नैनोमीटर में, तो ये एनर्जी हमको मिला करेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा तो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कभी भी हमें फोटोन की एनर्जी निकालनी है, और फोटोन जिस लाइट से बना है उस लाइट का अगर हमें लैम्डा पता है, तो उस फोटोन की एनर्जी होगी एच सी बाई लैम्डा, या फिर 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, तो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जहां पर अगर जूल में कहा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। और H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसे हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट H इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, राइट। अब जरा हम यहां पे कुछ बातचीत आपसे थोड़ी सी कर लें। जरा बताइए, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कैसा मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक में लैम्डा सिंगल होगा, सिंगल लैम्डा। अगर बताओ लैम्डा एक ही है, तो उस मोनोक्रोमेटिक लाइट में एच सी तो कांस्टेंट अपॉन लैम्डा, और लैम्डा फिक्स है, सिंगल लैम्डा की लाइट है, तो बताओ हर एक फोटोन की एनर्जी बराबर बराबर होगी। मैं तुमसे कहूँ ग्रीन कलर की लाइट है विजुअल रीजन में, मैं तुमसे कहूँ ग्रीन कलर की लाइट है, तो ग्रीन कलर की लाइट का लैम्डा फिक्स लैम्डा होगा, तो ग्रीन कलर की लाइट के हर एक फोटोन का एनर्जी का पैकेट बराबर बराबर होगा। यानी ऐसे बोलते हैं एक लाइन में कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के सारे फोटोन बराबर बराबर एनर्जी के होते हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट में लैम्डा एक सिंगल लैम्डा होता है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के सारे फोटोन का एनर्जी बराबर बराबर होता है, राइट। जैसे हम तुमसे कहें कि अगर क्रोमेटिक लाइट हुआ, मान लो क्रोमेटिक लाइट हुआ, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं क्रोमेटिक लाइट है, तो क्रोमेटिक लाइट में मान लो विजुअल रीजन में बात करें, अगर हम लोग विजुअल रीजन में बात करें, तो विजुअल रीजन में बताओ विव ग्योर होता था वायलेट से लेकर के रेड तक, विव ग्योर वायलेट से लेकर रेड तक। तो बताओ सबसे कम लैम्डा किसका, वायलेट का,
सबसे बड़ा लैम्डा रेड का। तो बताओ विव की ओर वायलेट से लेकर रेड तक की अगर लाइट है तो उसमें जिसका लैम्डा सबसे छोटा होगा उसका एनर्जी का पैकेट सबसे बड़ा होगा। तो वायलेट कलर के फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होंगे और रेड कलर के फोटोन सबसे लीस्ट एनर्जेटिक होंगे विजुअल लाइट में। विजुअल लाइट में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन कौन से होंगे? वायलेट कलर के। सबसे लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन होंगे रेड कलर के। लेकिन बताओ वायलेट कलर के सारे फोटोन बराबर बराबर एनर्जी के होंगे, रेड कलर के सारे फोटोन बराबर बराबर एनर्जी के होंगे, लेकिन वायलेट और रेड में ज्यादा एनर्जी के फोटोन होंगे वायलेट। क्यों? क्योंकि वायलेट कलर का लैम्डा कम है तो उसका एनर्जी का पैकेट सबसे बड़ा होगा। क्लियर? अब देखिए जरा, अगर हम तुमसे कहें कुछ हम लोग बातचीत कर लें इंटेंसिटी, पावर, इन सब के बारे में भी थोड़ा बात कर लें। एनर्जी पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पावर। और एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया पे, एक यूनिट एरिया में एक सेकंड में आने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। लेकिन एक सेकंड में आने वाली एनर्जी को बोलेंगे पावर। तो बताओ सबसे बड़ा टर्म क्या है? एनर्जी। अगर हम उसी एनर्जी को पर सेकंड देखने लगे तो उसका नाम क्या रख दिया? पावर। उसी एनर्जी को पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया देखने लगे तो उसका नाम क्या रख दिया? इंटेंसिटी। यानी बताओ सबसे बड़ा टर्म कौन है? एनर्जी। सबसे छोटा टर्म क्या है? इंटेंसिटी। तो ध्यान देना जरा। आप हमको एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे कहूं मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ध्यान देना, इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, बताओ लैम्डा हमारा फिक्स हो गया कांस्टेंट, अब लैम्डा नहीं बदलेगा। तो हर एक फोटोन की एनर्जी E बराबर SC बाई लैम्डा, ये बताओ फिक्स हो गया। हर एक फोटोन की एनर्जी फिक्स हो गई। मान लो हम तुमसे कहें कि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है और हर एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं तुमसे कहूं कि हम जो लाइट डाल रहे हैं उस लाइट की इंटेंसिटी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है। यानी बताओ अगर एक सेकंड में यूनिट एरिया पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मंगानी है और जो फोटोन है उनकी एनर्जी का पैकेट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो बताओ कि हर एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा? यस, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक सेकंड में यूनिट एरिया में मंगाना है तो नंबर ऑफ फोटोन के हमको 10 चाहिए, क्योंकि हर एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को मंगाने के लिए हमें नंबर ऑफ फोटोन कितने चाहिए बेटा? 10। ध्यान सुनना, हमने कहा हमने लाइट वही रखी, हमने लाइट वही रखी। अगर लाइट वही रखी तो लैम्डा देखो वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, या तो एच न्यू बोलो या SC बाई लैम्डा बोलो। तो अगर तुमने लाइट वही रखी तो बताओ न्यू और लैम्डा वही है, तो बताओ फोटोन का एक एनर्जी का पैकेट वही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मैंने कहा मैंने इंटेंसिटी डबल कर दी, तो पहले हम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक सेकंड में यूनिट एरिया पे डाल रहे थे, अब हमने इंटेंसिटी डबल कर दी तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक सेकंड में यूनिट एरिया पे मंगा रहे हैं। आने वाला फोटोन वही पुराना वाला है, उसका एक फोटोन का एनर्जी का पैकेट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ पहले 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटेंसिटी थी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 फोटोन मंगाते थे। अब 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इंटेंसिटी है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट है तो 20 फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया आएंगे। यानी मैं ऐसे बोलूं कि मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी या लैम्डा चेंज ना करूं तो हर एक फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर इंटेंसिटी डबल करा दिया तो आने वाले नंबर ऑफ फोटोन भी डबल हो गए। तो लोग ऐसे रट लेते हैं कि इंटेंसिटी डबल तो नंबर ऑफ फोटोन भी डबल। तो पहले अच्छे समझिए, इंटेंसिटी डबल का मतलब है कि हमने आने वाली एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया डबल मंगाई, लेकिन फ्रीक्वेंसी या लैम्डा नहीं बदला, तो आने वाले फोटोन का एनर्जी का पैकेट वही पुराना वाला है। लेकिन अगर हमने इंटेंसिटी डबल कर दी और पैकेट वही पुराना वाला है तो आने वाले फोटोन की नंबर डबल हो जाएगा। और मैंने एग्जांपल से समझाया कि मान लो हम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड पर यूनिट एरिया एनर्जी मंगवा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक पैकेट था तो आने वाले फोटोन की संख्या 10 थी पर सेकंड। लेकिन अगर हमने इंटेंसिटी डबल कर दी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मंगवा रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया, आने वाला फोटोन वही पुराना वाला है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज नहीं किया। तो अब बताओ आने वाले फोटोन पर सेकंड क्या 20 हो जाएंगे? तो डबल हो गए, राइट। अब आओ मैं तुमसे कहूं कि मैंने इंटेंसिटी वही रखी, सुनना ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ना बदलें, इंटेंसिटी डबल कर दें तो आने वाले फोटोन का नंबर डबल।
दूसरा पॉइंट समझो, मैं तुमसे कहूं मैंने इंटेंसिटी वही रखी, तो बताओ पहले 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मंगवा रहे थे, अभी भी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर सेकंड आ रही है, मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, बताओ फ्रीक्वेंसी का डबल कर दी, तो पहले एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी, अगर ये फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो फोटोन की एनर्जी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट था और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट हो गया। तो बताओ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मंगाने के लिए अब हमें केवल 5 फोटोन चाहिए, तो नंबर ऑफ फोटोन आधे हो गए। इसका मतलब अगर हम इंटेंसिटी वही रखें, फ्रीक्वेंसी आधा कर दें, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आधे हो जाएंगे। अगर हम बताओ इंटेंसिटी वही रखें, फ्रीक्वेंसी डबल कर दें, तो आने वाले फोटोन का नंबर आधा हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ फोटोन, यहां पे हम एक बात बोल सकते थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम इंटेंसिटी डबल कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे थे, ये नहीं बदल रहे थे, इंटेंसिटी डबल कर रहे थे, तो नंबर ऑफ फोटॉन डबल हो रहे थे। इंटेंसिटी वही रख रहे थे, फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन आधे हो रहे थे। अब मैं कहूं इंटेंसिटी भी डबल, फ्रीक्वेंसी भी डबल, तो नंबर ऑफ फोटॉन बताओ सेम रहेंगे, चाहो तो चेक करो। मान लो हम पहले इंटेंसिटी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया मंगा रहे थे, एक फोटॉन का एनर्जी का पैकेट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो आने वाले फोटॉन का नंबर 10 था। अब की बार हमने क्या करा, इंटेंसिटी डबल कर दिया, तो 20 की जगह 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मंगा रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दिया, तो एक फोटॉन की एनर्जी भी डबल हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मंगाना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक पैकेट है, तो आने वाले फोटॉन का नंबर 10 ही रहेगा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन चेंज नहीं हुए। तो बहुत बढ़िया समझ लो, नंबर ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बताइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, तो इंटेंसिटी इनटू लैम्डा, ऐसे भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, या प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इनटू वेवलेंथ, राइट। कोई प्रॉब्लम, हेड डालिए, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। हेड डालें, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट्स। पहले एकदम क्लियर है इसमें कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो सारे फोटोन की एनर्जी बराबर बराबर होगी, और एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा होगा, हर एक फोटोन का मोमेंटम एच बाई लैम्डा या ई बाई सी होगा, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट के सारे फोटोन बराबर बराबर एनर्जी के होते हैं। लेकिन अगर क्रोमेटिक लाइट होगा तो जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, और जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा उसके फोटोन सबसे कम एनर्जी के होंगे, राइट। अच्छा, मैंने ये भी सीख लिया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी वही रखें, इंटेंसिटी डबल कर दें, तो नंबर ऑफ फोटोन भी डबल हो जाते हैं। मैंने ये भी सीखा कि अगर हम इंटेंसिटी वही रखें, फ्रीक्वेंसी डबल कर दें, तो नंबर ऑफ फोटोन आधे हो जाते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और अगर हम इंटेंसिटी भी डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दें, तो नंबर ऑफ फोटोन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब आप अटेंड डालिए, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, राइट। पहला पॉइंट लिखें, इन इंटरेक्शन ऑफ radiation with matter, radiation behave as it is made of quanta or packet of energy, called photons.
called photons, called photons. फुल स्टॉप वाले लिखें, they are electrically neutral, they are electrically neutral, they are electrically neutral, यानी फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होगा। फोटोन कैसा पार्टिकल है? एनर्जी का पैकेट है, मोमेंटम का पैकेट है, लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं है। अगला पॉइंट लिखें, फोटोन आर इनविजिबल पैकेट ऑफ एनर्जी, photons are invisible packet of energy, photon are invisible packet of energy and cannot be broken, and cannot be broken into a smaller photon, and cannot be broken into a smaller photon। कह रहे फोटोन एनर्जी के इनविजिबल पैकेट है और एक फोटोन को छोटे फोटोन में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। मतलब समझो, एक फोटोन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, या तो वो कंप्लीट एब्जॉर्ब होगा या कंप्लीट रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कोई एब्जॉर्ब कर ले और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दे कि फोटोन के फॉर्म में वापस चली जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी वो फोटोन या तो कंप्लीट एब्जॉर्ब या कंप्लीट रिजेक्ट, राइट। तो कहना ए फोटोन कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर फोटोन, एक फोटोन को हम फर्दर छोटे फोटोन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखें, फोटोन रिटेन देयर एनर्जी, फोटोन रिटेन देयर एनर्जी until they are completely absorbed by atom, until they are completely absorbed by atom, until they are completely absorbed by atom, right। आखिरी पॉइंट लिखें, the mass of the photon, the mass of the photon is not defined in the sense of, not defined in the sense of Newtonian mechanics, is not defined in the sense of Newtonian mechanics। यानी फोटोन का जो मास है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। फुल स्टॉप वाला, we simply say that rest mass of the photon is zero, we simply say that rest mass of the photon is zero, we simply say that rest mass of the photon is zero, we simply say that rest mass of the photon is zero। कह रहा है फोटोन का मास न्यूटोनियन मैकेनिक्स के टर्म में डिफाइन नहीं होता है। हम सिंपली कहते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। क्यों? फोटोन लाइट का पार्टिकल है और लाइट का पार्टिकल लाइट की स्पीड c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूविंग होगा, तो फोटोन कभी रेस्ट पर पॉसिबल नहीं है। तो फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 क्योंकि फोटोन हमेशा एक मूविंग पार्टिकल है। कितनी एनर्जी से? लाइट की स्पीड से, क्योंकि लाइट का पार्टिकल है तो वो मूव करता है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बताइए फोटोन का रेस्ट मास हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? 0, क्योंकि फोटोन कभी रेस्ट पे पॉसिबल नहीं है। फोटोन लाइट का पार्टिकल है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूविंग पार्टिकल है। अब समझो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? किसी भी मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, समझना। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल थर्माइनिक एमिशन। आप मेटल सरफेस को हीट करिए, इतना हीट एनर्जी दीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से बाहर निकल के आ जाए। तो थर्माइनिक एमिशन के थ्रू भी हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालते हैं। किन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो न्यूक्लियस से दूर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस के अराउंड अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो उस न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर, जो एटम के अंदर वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कई तरीके हैं। पहला थर्माइनिक एमिशन, दूसरा फील्ड एमिशन।
आप हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि हम एक मेटल सरफेस पे लाइट डालेंगे, लाइट का मतलब है फोटोन डालेंगे, और वो फोटोन उस मेटल सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन उन फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे वो सरफेस से बाहर निकल के आएंगे। यानी हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराएंगे, किससे? लाइट से, फोटोन से। यानी हम सरफेस पे फोटोन डालेंगे और फोटोन के कॉस्ट में निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। तो देखो हम क्या करेंगे, लाइट के फोटोन डालेंगे सरफेस पर, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और सरफेस से बाहर इजेक्ट होंगे, और बाहर जब इजेक्ट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन का हम लोग नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन नाम रख देंगे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, कैप्चर किया, फिर बाहर निकल के आए, तो उन्हें हम लोग थोड़ा सा सम्मान देते हैं कि भाई आपका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, आप थोड़ा स्पेशल इलेक्ट्रॉन हो गए, आपने फोटोन को खाया है, फिर बाहर आप आए हैं, इसलिए आपका नाम रख दिया हमने फोटो इलेक्ट्रॉन। राइट? अच्छा एक बात और समझो, फोटोन के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में, फोटोन के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में माइक्रो सेकेंड ऑर्डर का टाइम होता है। मतलब फोटोन आया, एब्जॉर्ब हुआ, तुरंत इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आया, तो ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं हम लोग, या हम ऐसे बोले फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, फिर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई निकलना है कि नहीं निकलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन आया, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने कैप्चर किया और तुरंत सरफेस से बाहर आया। यानी फोटोन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। और जो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके बाहर आएगा उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। राइट? अब समझिए जरा, अब समझिए जरा, कुछ बातचीत करें हम। तो इसमें पहले एक लाइन लिखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग डालिए, उसमें एक लाइन लिखिए, if photons are incident on metal surface, if photons are incident on metal surface with energy greater than particular value, with energy greater than particular value, then electrons are immediately emitted, then electrons are immediately emitted, कॉमा करके लिखें, it means emission of photoelectron is instantaneous process. It means emission of photoelectron is instantaneous process. It means emission of photoelectron is instantaneous process. Right? समझिए जरा अच्छे से, मतलब समझो जरा। मतलब मैं तुमसे कहूं ये मेटल सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है, और ये हमारा सरफेस बैरियर है, ये हमारा सरफेस बैरियर, ये सरफेस बैरियर है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन से या फाई से। समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां का इलेक्ट्रॉन है? सरफेस का इलेक्ट्रॉन। ये भी कहां का इलेक्ट्रॉन? सरफेस का। ये कहां का इलेक्ट्रॉन? इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये और अंदर का इलेक्ट्रॉन, ये और अंदर का इलेक्ट्रॉन। अगर अब इन इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना है तो हमारी पहली कंडीशन तो ये है कि हम इस मेटल सरफेस पर जो लाइट डालें, जो फोटोन डालें, उन फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से तो बड़ी होनी चाहिए। मान लो हम कहते हैं वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो, समझाने के लिए ध्यान से देखना। मान लो हम आपसे कहें कि इस सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ यहां से जो फोटोन आ रहे हैं लाइट के, इन फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एस सी बाई लेमडा। तो आपका जवाब क्या होगा कि हम अगर इन इलेक्ट्रॉन को निकालना है
तो इन्हें बताओ इस सरफेस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन्हें बताओ बाहर निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पेमेंट करना है। तो हमारी जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अंडरस्टूड है। अगर फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी तो हम उस लाइट से इन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यानी अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें अपने फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी रखनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखा जा सकता है। राइट। तो पहली कंडीशन क्या आई कि हमारे फोटोन की एनर्जी एच न्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो बताओ न्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू वर्क फंक्शन बाई एच। यानी बताओ हम ऐसी लाइट का सिलेक्शन करें जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी W एफ वाई एच से बड़ी हो, या बताओ मिनिमम कितनी हो, या मिनिमम बताइए W एफ वाई एच के बराबर हो। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। राइट। तो क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? फोटोन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके करस्पॉन्डिंग फोटोन का एनर्जी का पैकेट एच न्यू जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाए। यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके करस्पॉन्डिंग फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर। यानी अगर हमें सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है तो हमें जो लाइट का सिलेक्शन करना पड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी या मिनिमम उसके बराबर तो होनी ही चाहिए। राइट। तो कोई तुमसे कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, तो क्या बोलोगे? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके करस्पॉन्डिंग फोटोन का एनर्जी का पैकेट जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। राइट। अब देखिए ऐसे एक टर्म होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी का पैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होना चाहिए। तो फोटोन का एनर्जी का पैकेट होता है एस सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो बताओ बेटा यहां से लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एस सी बाई डब्ल्यू एफ। तो क्या बोलोगे कि अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराना है तो ऐसी लाइट सिलेक्ट करिए जिसका वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कम या मैक्सिमम इसके बराबर। तो हम ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ जो मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो बताओ एस सी वाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो मैक्सिमम लैम्डा जिसे हम लोग बोलेंगे लैम्डा थ्रेशोल्ड, वो होगा एस सी बाई डब्ल्यू एफ। समझ लो बहुत अच्छे से। यार तुम कह रहे हो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल से, तो हमारा एस सी बाई लैम्डा वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए। तो हम ऐसा वेवलेंथ लें जो एस सी बाई डब्ल्यू एफ से कम या मैक्सिमम बराबर। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग फोटोन का एनर्जी जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो दो तरीके की बात है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके करस्पॉन्डिंग लाइट का पैकेट फोटोन का पैकेट ऑफ एनर्जी जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो बड़े से बड़ा वेवलेंथ, मतलब और उससे बड़ा वेवलेंथ अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर बड़ा वेवलेंथ का फोटोन लोगे तो फिर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से छोटी हो जाएगी और उस लाइट से तुम इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल नहीं पाओगे और हमें फिर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता नजर नहीं आएगा। अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें ऐसी लाइट का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसके करस्पॉन्डिंग लाइट के जो पार्टिकल हैं, फोटोन हैं, उनकी एनर्जी का पैकेट वर्क फंक्शन से बड़ा या बराबर तो हो। आई थिंक क्लियर? बोलो भाई। अब समझो ये वाले इलेक्ट्रॉन सरफेस के हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन, ये और इनर इलेक्ट्रॉन, बढ़िया समझिएगा। ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट मान लो अभी है, ध्यान से देखना, मोनोक्रोमेटिक। अगर हम कहते हैं ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये E बराबर एच न्यू मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का पैकेट है फोटोन का। तो बताओ क्या हमने वो कंडीशन सेटिस्फाई करी है? हमने ऐसी लाइट सिलेक्ट करी जिसका एनर्जी का पैकेट वर्क फंक्शन से बड़ा है, वर्क फंक्शन 2 है, पैकेट है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ध्यान से देखना, यही फोटोन का पैकेट
इस इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व किया, कभी इसने कभी इसने कभी इसने, ध्यान से देखना क्या होगा। ये हटा दें। देखिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन कहां का है, सरफेस का। तो ये कह रहा मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एब्जॉर्ब करूंगा। अच्छा, तो इसको अगर यहां से यहां तक जाना है, सरफेस से बाहर निकलना है, तो ये सरफेस बैरियर को क्रॉस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी का पेमेंट करना है। अगर बताओ ये आने वाली एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती, तो ये कहता हम सरफेस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो ये कहता कि हम बाहर निकल नहीं पाएंगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है मेटल से, तो जो लाइट का हम सिलेक्शन करें, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी, या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटा, या ऐसे बोले उस लाइट के जो पार्टिकल हैं जिनका नाम फोटोन है, उनका एनर्जी का पैकेट वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए। और इस सवाल में हमने देखा कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जवाब देना, क्या इसके सारे फोटोन बराबर बराबर एनर्जी के होंगे? यस, क्योंकि कैसी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक। तो क्या हर एक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? तो आपका जवाब है यस सर, बिल्कुल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। अब देखना, इसने बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को कैप्चर किया, इसने भी बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को कैप्चर किया। ये दोनों कौन से इलेक्ट्रॉन है? सरफेस के। तो बताओ ना जरा, फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन, फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन बताओ, पैकेट आया एच न्यू का, एच न्यू एनर्जी के फोटोन को इसने ऑब्जर्व किया, और बाहर निकलने के लिए खर्चा करा वर्क फंक्शन, तो माइनस वर्क फंक्शन, तो जो एनर्जी बची इलेक्ट्रॉन के पास वो आ गई के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे था, इसने बताओ जिस फोटोन को कैप्चर किया, उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू थी, और ये यहां से भागा, और ये सरफेस बैरियर था वर्क फंक्शन, और जब ये यहां आया तो यहां से यहां तक वर्क फंक्शन का खर्चा किया, और यहां पे जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बची वो मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो सरफेस से बाहर आया, उसने एच न्यू एनर्जी का फोटोन पकड़ा, खर्चा मिनिमम किया वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा बचा के ले गया। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? फोटो इलेक्ट्रॉन की। हमने उसको नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसके लिए? सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये वर्क फंक्शन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये आने वाले फोटोन की एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन कैप्चर किया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा किया, के ई मैक्स आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भाई, अब देखना, इस इलेक्ट्रॉन से पूछो जिसने, जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहा मैंने भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को कैप्चर किया, लेकिन पहले मैं यहां से यहां तक गया, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन थे, इनर इलेक्ट्रॉन, बताओ उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो ये इंटरनल कोलिजन करने में कुछ एनर्जी लॉस किया, और जब यहां पहुंचा तब जाके कह रहा कि सर अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और खर्च किया, और जब मैं बाहर आया तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इससे कुछ कम है, क्योंकि ये कह रहा मुझे भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, लेकिन मैंने खर्चा ज्यादा किया। इसने खर्चा सबसे कम किया क्योंकि सरफेस में था, इसे किसी का रिपल्सन का सामना नहीं करना पड़ा। ये तुरंत बताओ सरफेस को छोड़ के बाहर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के बराबर खर्चा करा, मिनिमम खर्चा करके बाहर आ गया। जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पैकेट तो वही मिला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पहले सरफेस तक आने में मैंने कुछ एनर्जी इंटरनल कोलिजन में लॉस की, और फिर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी का खर्चा किया, तब बाहर आया। तो जरा बताओ, जो इनर इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके लिए मैं लिख सकता हूं एच न्यू उन्होंने एब्जॉर्ब किया, कुछ एनर्जी इंटरनल कोलिजन में लॉस करी यहां से यहां तक भागने में, और फिर वर्क फंक्शन के बराबर खर्चा किया, तब जो एनर्जी बची वो के ई होगी, तब जो एनर्जी बची के ई। क्या कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं? ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन, इसने कहा सर हमें भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मिला,
मैंने दौड़ लगाई और यहां से यहां तक मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा कर दिया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा कर दिया वर्क फंक्शन में, बाहर आ गया, कितनी काइनेटिक एनर्जी? 0। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आया यहां निकला, उसकी मिनिमम एनर्जी 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने कैप्चर तो किया, दौड़ लगाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां तक खर्च हो गया आने में, सरफेस तक आने में, और फिर सरफेस से निकलने में, सरफेस बैरियर को क्रॉस करने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और खर्च कर दिया। तो बताओ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर दिया। तो मैं लिखने चला काइनेटिक एनर्जी बिलोंग्स टू किसके लिए? किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर के ई मैक्स तक। सरफेस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम के ई मैक्स। और बताओ ये के ई मैक्स सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है क्योंकि इसने खर्चा सबसे कम किया है। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो हो सकते हैं जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैप्चर किए, दौड़ लगाए और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहीं तक खर्च हो गया पूरा। बताओ वो सरफेस से बाहर निकल ही नहीं पाए। इसका मतलब समझो, हमने अगर 100 फोटोन डाले तो बताओ क्या 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि ज्यादा निकलेंगे, कम निकलेंगे? आप कह रहे हैं सर हमने अगर 100 फोटोन डाले तो जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन वो तो निकल गया, ये भी हो सकता निकल जाए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो दौड़ लगाए और रास्ते में यही एनर्जी खर्च हो गई, वो सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाए। यानी आने वाले फोटोन का नंबर हमेशा ज्यादा होगा और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा कम होगा। यानी जितने फोटोन हम डालेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलने वाले नहीं है। सच बात पता क्या है? 1 लाख फोटोन डालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, लाखों में एक जैसी स्टोरी है। जब हम फोटोन की भीड़ भेजते हैं, 1 लाख फोटोन एक साथ भेजते हैं, तब पता चलता है 1 इलेक्ट्रॉन निकला, राइट? अच्छा वो इलेक्ट्रॉन निकला ये कौन कंफर्म करेगा? फोटो सेल। अभी हम आगे बढ़ेंगे, फोटो सेल। यानी सच बात यह है कि आने वाले फोटोन का नंबर बहुत बड़ा होता है और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत छोटा होता है। तो यहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी या क्वांटम इफिशियंसी। तो बहुत अच्छे समझो, पहले जरा बताना, हम आपसे एक बात कहें बताओ हमने जितने फोटोन डाले उतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पहला बात। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत कम होगा, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैरायटी होगी, काइनेटिक एनर्जी की रेंज होगी। उसमें सबसे छोटी काइनेटिक एनर्जी होगी 0 और सबसे बड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी कई मैक्स। और सबसे बड़ी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जो कहां से निकला है? सरफेस से, राइट? और बताओ सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां से निकलेगी। एच न्यू का फोटोन पकड़ा, वर्क फंक्शन का खर्चा किया और जो एनर्जी बची वो के ई मैक्स के फॉर्म में बाहर लेकर के गया, राइट? और बताओ ये एच न्यू इंटरनल कोलिजन में लॉस, और फिर बताओ खर्चा वर्क फंक्शन, तब बचा के ई। और कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे जो यहीं तक पहुंचने में खर्च कर दिए, बाहर आ ही नहीं पाए। यानी आने वाले फोटोन लाखों में है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन 2 4 10 है, राइट? तो हम यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। ध्यान दो, इतने में लिख दे रहा हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। अच्छा एक बात और बता दो, चलो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी लिख दे। ये सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए बात थी, ये किसकी बात थी? सरफेस इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी क्या होता है? पी, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। ध्यान से देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी इसे बोलते हैं हम लोग, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आने वाले फोटोन। तो ऊपर होगा नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड
नीचे होगा नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड, राइट। कोई दिक्कत? अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। यानी हम ऐसे बोले 100 फोटोन भेजे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले। अगर हमने 100 फोटोन भेजे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी 1%। 100 फोटोन भेजे 40 इलेक्ट्रॉन निकल आए तो 40% इफिशिएंसी, राइट। लेकिन एक्चुअल डेटा की अगर बात करें तो लाखों फोटोन भेजने पर 1-2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इतना कम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफिशिएंसी, राइट। अब समझो बेटा, तो बताओ हम जितने फोटोन डालेंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेंगे। मान लो हम तुमसे ऐसे बोले कि 80% फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी है, कितना 80% मान ले रहे हैं, चलो बहुत बड़ा मान लिया, मान ले रहे हैं। तो बताओ अगर 10 फोटोन आए तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। लेकिन बताओ यहां से जो 8 इलेक्ट्रॉन बाहर आए उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर होगी कि वैरायटी होगी? तो आपका जवाब वैरायटी। और वो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके कई मैक्स तक होगा। उनमें से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की है जो जस्ट कहां से आया, सरफेस से, क्योंकि उसने खर्चा सबसे कम करा, तो उसके बाद सेविंग, काइनेटिक एनर्जी की सेविंग सबसे ज्यादा। और जो अंदर से आ रहे हैं वो एनर्जी का लॉस करते हुए आ रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो बस बाहर निकले हैं और काइनेटिक एनर्जी 0, और कुछ तो ऐसे जो निकल ही नहीं पाए। तो जो निकले उनमें काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके कहां तक, के मैक्स तक। अच्छा, तो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक, तो क्या सारे फोटोन बराबर एनर्जी के होंगे? यस। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन ये सरफेस का, एक इलेक्ट्रॉन ये सरफेस का, एक ये सरफेस का। बताओ इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट पकड़ा, इसने भी 5 का पकड़ा, दोनों ने खर्चा कितना किया, 2, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 3। इसका मतलब बताओ अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से आएंगे क्या सबका काइनेटिक एनर्जी बराबर बराबर होगा? यस। क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो सबने बराबर एनर्जी का फोटोन पकड़ा, कैप्चर किया, और खर्चा सबने बराबर किया, तो के मैक्स सबकी बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इसकी भी वही होगी, नहीं, यहां से जो निकलेंगे, ये सरफेस से एक ये सरफेस से निकला, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, लेकिन जो अंदर से आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ कम होगी। तो बताओ मोनोक्रोमेटिक लाइट डालने पर सरफेस से जस्ट निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कि सबकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बराबर बराबर होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं ये लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, क्रोमेटिक लाइट है, कैसा, क्रोमेटिक, तो जवाब दो बेटा। अगर हम कहते हैं हम वायलेट से लेकर रेड तक की लाइट डाले विजिबल रीजन, क्रोमेटिक लाइट, तो बताओ एक सरफेस के इलेक्ट्रॉन ने वायलेट कलर की लाइट को पकड़ लिया, किसी ने ग्रीन कलर की लाइट को पकड़ लिया, किसी ने रेड कलर के फोटोन को कैप्चर कर लिया। तो बताओ ये भी सरफेस से निकल रहा है, ये भी सरफेस से निकल रहा है, लेकिन एक कैप्चर किया वायलेट को, एक कैप्चर किया रेड को, कोई ग्रीन को कैप्चर किया। तो बताओ सबने अलग अलग एनर्जी का फोटोन पकड़ा। सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन सा, जो वायलेट कलर का है, जिसका लैम्डा सबसे कम है। तो बताओ जिसने वायलेट कलर का फोटोन पकड़ा उसने बताओ खर्चा, इसने खर्चा बराबर बराबर वर्क फंक्शन किया। तो बताओ अगर क्रोमेटिक लाइट डाल रहे हैं तो सरफेस पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्रोमेटिक लाइट में से जो सबसे छोटी वेवलेंथ का फोटोन होगा उसका एनर्जी का पैकेट सबसे बड़ा होगा। और बताओ सारे इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे सरफेस तो खर्चा बराबर करेंगे, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जिसने सबसे छोटी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फोटोन को कैप्चर किया। यानी बताओ अगर क्रोमेटिक लाइट होगी तो सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग एनर्जी के हो सकते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन वो होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वो होगा जिसने उस फोटोन को पकड़ा है जो सबसे छोटी वेवलेंथ की लाइट का बना हुआ है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होती तो सारे फोटोन बराबर एनर्जी के आते, तो सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलते। लेकिन अगर क्रोमेटिक लाइट है तो सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने सबसे बड़ी एनर्जी का फोटोन पकड़ा, किसी ने सबसे छोटी एनर्जी का फोटोन पकड़ा, खर्चा सबने बराबर किया, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग होगी, उस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग होगी जिसने उस फोटोन को कैप्चर किया है जो सबसे छोटी वेवलेंथ की लाइट से बना हुआ है। तो जवाब देना, हम इस पे विजुअल रीजन में वायलेट से लेकर रेड तक की लाइट डाले, तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहे हैं, किसी ने वायलेट को पकड़ा, किसी ने रेड के फोटोन को पकड़ा, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से बाहर आया
तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जिसने वायलेट कलर की लाइट के फोटोन को कैप्चर किया होगा, क्योंकि उसने सबसे बड़ी एनर्जी के फोटोन को पकड़ा था, वो खर्चा सबने बराबर किया है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जिसने वायलेट कलर की लाइट के फोटोन को कैप्चर किया था। आई थिंक क्लियर। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होगा, सारे फोटोन बराबर होंगे तो इसको पैकेट बराबर मिला, खर्चा भी बराबर किया तो बराबर काइनेटिक एनर्जी लेके गए, राइट। आई थिंक क्लियर। अब सुनना, इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि हम जितने फोटोन डालेंगे उतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो यहां आएंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी की वैरायटी होगी 0 से के मैक्स। के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन वो है जो जस्ट कहां से आया, सरफेस से, जिसने खर्चा केवल वर्क फंक्शन के बराबर किया। मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में सरफेस से निकलने वाले दो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर बराबर मैक्सिमम होगी बराबर, लेकिन क्रोमेटिक लाइट के केस में सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बराबर बराबर नहीं होगी, क्योंकि कोई फोटोन ने सबसे छोटी वेवलेंथ के फोटोन को कैप्चर किया, किसी इलेक्ट्रॉन ने सबसे छोटी वेवलेंथ के फोटोन को कैप्चर किया, सबसे बड़ा एनर्जी का फोटोन कैप्चर कर लिया, खर्चा सबने बराबर किया, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन की होगी जिसने सबसे छोटे वेवलेंथ की लाइट के फोटोन को कैप्चर किया होगा। आई थिंक क्लियर। अब सुनना, मान लो हम कहें फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी 80% है, तो हमने बताओ 10 फोटोन डाले, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए? आपने कहा 8। आपने कहा 8। हमने कहा हमने जो लाइट सोर्स था हमने उस सोर्स को वही रखा, इंटेंसिटी डबल कर दी। तो बताओ अगर हमने सोर्स वही रखा तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वही है, तो बताओ बेटा लाइट सोर्स वही है, फ्रीक्वेंसी वही, तो बताओ अगर फ्रीक्वेंसी वही तो फोटोन की एनर्जी बदली कि वही? वही। एक फोटोन की एनर्जी वही, हमने इंटेंसिटी डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी वही, तो आने वाले फोटोन की संख्या डबल हो गई। तो पहले 10 फोटोन आते थे, 8 इलेक्ट्रॉन निकलते थे, अब बताओ तुमने इंटेंसिटी डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी वही है, तो आने वाले फोटोन की संख्या हो गई 20 और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अब 80% हो गए 16। तो बताओ यहां निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या डबल हो जाएगा? यस। यानी हम इंटेंसिटी डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी वही रखें, आने वाले फोटोन डबल, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी डबल। लेकिन जो के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन है, सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन आया है, बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ा कि वही है? तो आपका जवाब है कि सर एच न्यू वही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही है, तो पेमेंट भी वही है पुराना वाला, क्योंकि मेटल वही है तो वर्क फंक्शन वही है। जब तक मेटल नहीं बदलेगा वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो बताओ अगर हमने वही फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली लेकिन आने वाले फोटोन का नंबर डबल कर दिया, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर डबल हो गया, लेकिन बताओ के मैक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। के मैक्स की वैल्यू में फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने अभी भी जिस फोटोन को पकड़ा है उस फोटोन की एनर्जी तो वही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। आई थिंक क्लियर। अब सुनना, मैं तुमसे कहूं मैंने इंटेंसिटी वही रखी, फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी, अगर बताओ इंटेंसिटी वही फ्रीक्वेंसी डबल, तो आने वाले फोटोन का नंबर आधा, और आने वाले फोटोन पहले 10 थे अब 8 निकलते थे, अब आ रहे हैं फोटोन 5, निकलेंगे 4, तो क्या बताओ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी आधा हो जाएगा? यस। मैंने फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी, इंटेंसिटी भी डबल कर दी, आने वाले फोटोन का संख्या वही रहेगा, और आने वाले फोटोन की संख्या अगर वही रहेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही रहेगी। यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इस बात से डिसाइड होंगे कि कितने फोटोन आ रहे हैं और क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी है, यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इस बात से डिसाइड होते हैं कि कितने फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं और क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी है। और मैं कहूं कि मैंने इंटेंसिटी डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी वही रखा, तो आने वाले फोटोन डबल, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी डबल। मैंने कहा इंटेंसिटी वही रखा, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, आने वाले फोटोन की संख्या आधी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आधी। इंटेंसिटी डबल, फ्रीक्वेंसी भी डबल, आने वाले फोटोन का नंबर वही पुराना वाला, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी वही पुराना वाला। आई थिंक क्लियर। कोई प्रॉब्लम? डब्ल्यू एफ क्या चीज है? ये वर्क फंक्शन। ये किसकी प्रॉपर्टी है? वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सरफेस। जब तक मेटल सरफेस नहीं बदलेगा आप वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा।
सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर के कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? जो जस्ट कहां से निकलता है? सरफेस से। और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेंज 0 से कई मैक्स के बीच में होता है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट डालोगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से जस्ट बाहर आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर होगी, लेकिन अगर क्रोमेटिक लाइट डालोगे तो सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी काइनेटिक एनर्जी बराबर बराबर नहीं होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन्होंने सबसे बड़ी एनर्जी के फोटोन को कैप्चर किया, कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस वाले ऐसे होंगे जिन्होंने सबसे छोटी एनर्जी के फोटोन को कैप्चर किया। तो निकलने वाले सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। यानी जो सरफेस से निकला उसकी मैक्स, अब मैक्स में भी वैरायटी है। क्यों? क्योंकि किसी ने सबसे बड़े फोटोन को पकड़ लिया। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है तो चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी फोटोन को पकड़ेगा, बराबर एनर्जी का फोटोन पकड़ेगा, बराबर खर्चा करेगा तो बराबर के ही मैक्स लेके आएगा। आई थिंक क्लियर। और हम ये बात भी समझ गए कि नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ फोटोन, अगर हम इंटेंसिटी डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी चेंज ना करें, नंबर ऑफ फोटोन डबल, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी डबल हो जाएंगे। मैं फ्रीक्वेंसी डबल कर दूं, इंटेंसिटी चेंज ना करूं, आने वाले फोटोन आधे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी आधे। इंटेंसिटी डबल, फ्रीक्वेंसी भी डबल, आने वाले फोटोन का नंबर पुराना वाला सेम, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी पुराना वाला सेम। और ये हमारा आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ये के मैक्स किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, जो कहां से निकला है? सरफेस से। इसको हमने नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने फोटोन को खाया है फिर बाहर आया है, तो नाम रख दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। आई थिंक क्लियर। इसे नोट कर लीजिए और हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल। अच्छा, क्या आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर है? क्या आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी क्लियर है? कोई डाउट कहीं से? राइट। अब यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल से अगली क्लास में बातचीत करेंगे। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू या एस सी बाई लेमडा। न्यूमेरिकल में हम लोग एस सी की वैल्यू डायरेक्ट ये याद रखेंगे, ई बराबर या तो एच न्यू या एस सी बाई लेमडा। और ये जरूर याद रखिए 1242, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लेमडा रखेंगे हम नैनोमीटर में। तो यहां से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। याद रखिएगा बढ़िया से, इसका भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम यहीं रोक रहे हैं, हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल, और ये अगली क्लास बातचीत होगी।